कर्नाटक चुनाव का शोर अब चरम पर है। कई वीडियो आपने देखे होंगे जिसमें यह आकलन किया गया होगा कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन से मुद्दे हावी हैं और किस मुद्दे पे सारी चीजें होंगी। लेकिन मैं पहली बार कुछ ऐसे मुद्दे आपके सामने लेकर आ रहा हूं जिससे आपको पता चलेगा कि लोगों के जहन में क्या क्या चीजें ऐसी बसी होंगी जब वो वोट दे रहे होंगे। और ये मुद्दे जो दोस्तों बड़े निर्णायक मुद्दे हैं, एक एक करके आप देख लीजिए। जैसे मुस्लिम आरक्षण का मामला, ये बड़ा मुद्दा होने वाला है। दूसरा, सनातन धर्म की हुकूमत किसने कही, क्यों कही, ये मैं आपको अभी दिखाऊंगा। हिंदू शब्द से शर्मिंदगी, आज याद दिलाना जरूरी है, मैं याद दिलाऊंगा। हिंदुत्व विरोधी जीतेंगे या समर्थक जीतेंगे। राम मंदिर से क्या कनेक्शन है कर्नाटक चुनाव का। एसडीपीआई की ताकत का भी अनुमान लगेगा। इसके अलावा कुछ कांग्रेस के झूठ दिखाऊंगा जो बिल्कुल आईने की तरह साफ है। और जो वहां के एक बड़े एक्टर हैं किच्छा सुदीप, उनका समर्थन भी एक बड़ा मुद्दा बना है। फिर मैं आपको पिछले 5 साल पहले के चुनाव की एक झलक दूंगा कि कैसे जनता के साथ धोखा किया गया। और फिर विधानसभा चुनाव से ऐन पहले एक बहुत बड़ी हार, वो भी कांग्रेस अध्यक्ष को उन्हीं के गढ़ में मिली है। तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं दोस्तों। जब आप कर्नाटक चुनाव का आकलन करें तो याद रखिए, इनमें से हर मुद्दा पूरे के पूरे चुनाव परिणाम को बदलने की ताकत रखता है। और आज के इस वीडियो में इसी को डिकोड करूंगा। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बांडवाल। कर्नाटक चुनाव का माहौल पूरी तरह से बन गया है, पूरे शबाब पर है ये चुनावी प्रचार। और याद रखिए, इस चुनावी शोर में हर ओर कांग्रेस का झोल है। कांग्रेस की जीत की डुगडुगी बजाई जा रही है। अधिकतर जगहों पे मैंने देखा, कहीं कहीं बीजेपी की भी और कहीं हंग असेंबली की चर्चा है। मगर अगर कुल मिलाकर के अगर बात की जाए तो ये कहा जा सकता है कि सब में कांग्रेस को थोड़ी बढ़त दिखाई जा रही है। लेकिन मैं आज जिन मुद्दों की चर्चा करने वाला हूं उसमें कर्नाटक का पूरा दारोमदार टिका है, वहां की जनता की नजरें हैं। और इसलिए ये मुद्दे आप देखिए और समझिए, फिर तय कीजिए। और याद रखिए, जब मैं ये वीडियो आपको दिखा रहा हूं तो आपसे गुजारिश है कि इस तरीके से बिल्कुल एक जगह इकट्ठा करके वो सारे मुद्दे जिनमें कुछ बड़े पुराने हैं लेकिन बड़े काम के हैं, आप एक एक करके इन मुद्दों को देखना शुरू कीजिए। पहला, मुस्लिम आरक्षण। कर्नाटक की भाजपा सरकार ने एक बड़ा दांव चला, वो भी चुनाव के ऐन पहले। 24 मार्च को मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कैबिनेट की बैठक बुलाई और एक आदेश जारी कर ओबीसी आरक्षण से मुस्लिम कोटे को बाहर कर दिया। और याद रखिए, ये बड़ा विचित्र है, हम बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि मुस्लिमों को आरक्षण दिया जा रहा है। धर्म के आधार पर तो आरक्षण का कोई प्रावधान ही नहीं है संविधान में, लेकिन दिया जा रहा था। और आप याद कीजिए, आप ये बात देख लीजिए न्यूज में कि मुस्लिम कोटा 4% का था, उन्हें हटाकर वीर शैव लिंगायत और वोक्कालिगा को शामिल किया गया। जो मुस्लिम कोटे का 4% आरक्षण है वो वीर शैव लिंगायत और वोक्कालिगा में 2-2% बांट दिया गया। लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि इस मामले में विरोध करने के लिए कि मुस्लिमों को आरक्षण मिलना चाहिए, लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। और सुप्रीम कोर्ट में यह मामला जब लगा तो फिर यह तय हो गया कि 9 मई यानी कर्नाटक चुनाव के बाद ही इसका फैसला होगा कि आरक्षण रहेगा या नहीं रहेगा। लेकिन इस मामले में आपको कांग्रेस का जो रुख है ना, वो देखना पड़ेगा। कांग्रेस का रुख क्या है? कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि अगर वो चुनाव जीत कर आएंगे तो जो ये मुस्लिमों का 4% आरक्षण है उसे वापस किया जाएगा, वो दिया जाएगा, फिर से इसे बहाल किया जाएगा। यानी कर्नाटक के लोग जिनमें अलग अलग संप्रदायों के बीच झगड़ा लगाने की कोशिश की जा रही है, वो ये देखेंगे और खास करके दलित भी देखेंगे, ओबीसी भी देखेंगे कि कैसे धर्म के आधार पर कांग्रेस आरक्षण दे रही थी और फिर देने को व्याकुल है। अब आगे बढ़िए। सनातन धर्म की हुकूमत
बड़ा टॉपिक है दोस्तों, भूल ना जाएं इसलिए याद दिलाना जरूरी है। और ये बात किसने कही? जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो खुद कर्नाटक से आते हैं, किस प्रकार की सोच रखते हैं आप ये देखिए। क्योंकि कांग्रेस और लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम इस देश से सनातन संस्कृति को मिटा देना चाहता है। और ये पुराना बयान है, लेकिन आज आपको सुनाता हूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा था। अगर मोदी जी को और शक्ति मिलेगी तो इस देश में सनातन धर्म की हुकूमत आ जाएगी। सुन लीजिए। और ऐसे मोदी जी को अगर और शक्ति मिलेगी देश में, तो समझो फिर इस देश में सनातन धर्म और आरएसएस की हुकूमत आएगी। अब ये बयान सुनकर आप समझ लीजिए कि अगर कर्नाटक में कांग्रेस आएगी तो क्या होगा। और क्या ये लोग भूल गए होंगे? उन्हें याद है अच्छी तरह से। अब आगे के मुद्दे पर आइए। हिंदू शब्द से शर्मिंदगी और किसे आप जानते हैं? भूल गए हो तो याद दिला देता हूं। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष जो तत्कालीन है, सतीश लक्ष्मण राव जरकीहोली, इन्होंने कहा था। और क्या कहा था कि हिंदू धर्म तो यहां का है ही नहीं, हिंदू शब्द ये तो बाहर से आया। हिंदू धर्म के बल्कि बारे में कह रहे थे। आप सुन लीजिए। धर्म, वो धर्म, ये धर्म, हिंदू शब्द कहां से आ गया? ये हमारा है? पर्शियन का है? पर्शियन का है? ईरान, इराक, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। और इतना ही नहीं कहा, कांग्रेस के इस दिग्गज नेता ने, जो कार्यकारी अध्यक्ष है, वो ये कह रहे थे कि अगर आप इसका मीनिंग समझ लेंगे हिंदू शब्द का तो आपको शर्म आ जाएगी। सुन लीजिए। फिर उसका मीनिंग आपको समझ में आ गया तो आपके अब शर्म आ जाएंगे। हिंदू का जो मीनिंग है वो बहुत गंदी है। हालांकि कांग्रेस नेता ने बाद में अपने इस बयान के लिए माफी मांग ली, लेकिन जो सोच होती है ना अंदर की, वो नहीं बदलती है। और इसलिए ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। अब आगे एक मुद्दे पर आइए। हिंदुत्व विरोधी या समर्थक। आपको मैं सीधा खबर दिखाता हूं। देखिए, सिद्धारमैया जो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, अभी बनेंगे अगर कांग्रेस जीतेंगे, ये क्या कहते हैं? हिंसा, हत्या और भेदभाव का समर्थन करता है हिंदुत्व। ये वही लोग हैं दोस्तों, ये कांग्रेसी जिन्होंने भगवा आतंकवाद की थ्योरी गढ़ी थी। और वो लोग हिंदुत्व को कैसे बदनाम कर रहे हैं आप ये समझ लीजिए। और तभी भारतीय जनता पार्टी के नेता ये उनको समझाते हैं कि सनातन धर्म और हिंदुत्व अलग नहीं है, दोनों एक ही है। लेकिन चूंकि इनका मकसद बड़ा विचित्र है, खराब है, इसलिए ये कुछ भी बोल सकते हैं। अब आप और आगे बढ़िए। राम मंदिर कनेक्शन। जब कांग्रेस इस हद तक उतारू हो गई है तो भाजपा ने भी फिर दांव चला। और क्या किया आप देखिए। कर्नाटक में जो आखिरी बजट पेश किया गया उसमें राम मंदिर का दांव चला गया है। और जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री, उन्होंने घोषणा की है कि कर्नाटक के रामनगर में भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा और अच्छे खासे खर्च के साथ। लेकिन आप ये याद रखिए दोस्तों, जब भारत में कोई मंदिर का निर्माण होता है ना, तो अर्थव्यवस्था को गति मिलती है। वो सिर्फ धर्म का काम नहीं होता, बल्कि अर्थव्यवस्था भी पटरी पर लौटती है। और ये आप वाराणसी और अयोध्या के मामले से समझ सकते हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, जो ब्लूप्रिंट जारी किया गया है ना, ये राम मंदिर बनाने में 100 से 150 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। कुछ और चीजें मैं आपको दिखाता हूं। जब राम मंदिर की बात हो रही है, जो अयोध्या में रामलला के लिए बड़े पत्थर का चयन किया गया है, उसमें से एक विशाल पत्थर कर्नाटक के करकला से गया है। छोटी छोटी चीजें मैं आपको दिखा देता हूं। इसके अलावा जिस मूर्ति का निर्माण होगा, और वो जो मूर्तिकार हैं वो भी कर्नाटक के मैसूर से हैं, अरुण योगीराज, यानी अयोध्या से भी कनेक्शन जुड़ रहा है। और जब मैं इतनी सारी चीजें बता रहा हूं तो ये भी बता दूं कि एलओसी पर जो मां शारदा के मंदिर का पुनरुद्धार किया गया है आजादी के बाद पहली बार, वो जो मंदिर में मूर्ति लगी है वो भी कर्नाटक से गई है। अब ये सारी चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि उस कर्नाटक से इन सब का जुड़ाव है, जिस कर्नाटक में हिंदुत्व को बदनाम किया जा रहा है, हिंदू धर्म को बदनाम किया जा रहा है, सनातन धर्म को बदनाम किया जा रहा है। अब और आगे बढ़िए, ये भी मामला धर्म से ही जुड़ा है। एसडीपीआई की ताकत। कांग्रेस के जो सीनियर कांग्रेस लीडर हैं
उन्होंने ये कहा है और अपील की है कि एसडीपीआई उनका समर्थन करे। एसडीपीआई कौन है, आप ये भी समझ लीजिए। एसडीपीआई जो पीएफआई है, जिसे बैन कर दिया गया है, जिसे पाबंदी लगाई गई है, कट्टरपंथी संगठन, अभी केंद्र सरकार ने पाबंदी लगाई है और कई बार छापेमारी की घटना हुई है, उसका पॉलिटिकल विंग है। यानी आप सोचिए कि एक तरफ कांग्रेस सनातन संस्कृति से जुड़ी हुई चीजों को बदनाम करती है, वहीं दूसरी तरफ जो कट्टर इस्लामिक संगठन है पीएफआई, उसके पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से मदद मांगती है। अब और आगे बढ़िए, कांग्रेस के झूठ पर आइए। कांग्रेस के झूठ में मैं आपको दो तरह के झूठ दिखाता हूं। एक तो सिद्धारमैया जो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, और दूसरा कांग्रेस का झूठ। पहले आप आइए सिद्धारमैया में। सिद्धारमैया पिछले 3 चुनाव से झूठ बोल रहे हैं कि ये मेरा आखिरी चुनाव है। पहले आप 2013 का ये देखिए, ये जो न्यूज़ है वो 2013 की खबर है। आप देखिए इसमें क्या कह रहे हैं कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, देख लीजिए। और इसके बाद फिर जब 2018 में चुनाव हुआ तो जनाब फिर कहते हैं कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, सुन लीजिए। This is going to be my last election. This is your last election? Yes, after this election I'm not going to contest. और जानते हैं अब जब 2023 का चुनाव हो रहा है तो फिर जनाब वही बात बोलते हैं जो पिछले 2 चुनाव में कहा कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, सुन लीजिए। It is my last election, last electoral fight. Electoral fight. I'm not go out of the active politics. I will be in active politics. I will continue in active politics. But as far as the electoral politics is concerned, this will be my last election. और इसके अलावा कांग्रेस ने एक और झूठ बोला, और वो जो झूठ है ना वो केजरीवाल वाला है। जो फ्री का देने की बात करते हैं ना, इसने सब ऐलान कर दिया। जो कुछ भी बोल सकते हैं फ्री में देने की सब बात कह दी। जैसे 2000 रुपया हर महिलाओं को देंगे, फ्री में बिजली देंगे, फ्री में चावल देंगे, पता नहीं क्या क्या कहा है दोस्तों। इस पर तो एक अलग वीडियो की ज़रूरत है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। लेकिन आप ये समझिए कि जितने झूठे वादे हो सकते हैं, माने वादे झूठे तो क्या कहेंगे, वादे कर सकते हैं, कर दिया है, लेकिन ये वादे झूठे हैं ये कैसे मैं कह रहा हूं वो देखना जरूरी है। क्योंकि यही वादे इन्होंने हिमाचल प्रदेश में भी किए, और आप देखिए हिमाचल प्रदेश में कुछ दिया ही नहीं। बोला मुफ्त बिजली देंगे, आप देखिए वो ये कह रहे हैं कि 2000 मेगावाट जब उत्पादन होगा तब देंगे, और वो 3 साल में होगा। तो आपको लगता है 3 साल में होगा? बोलेंगे नहीं हुआ जी, और 2 साल इंतजार कीजिए, फिर हो सकता है आखिरी में 1 महीने दे दें। ये कुछ भी कर सकते हैं। यही काम पंजाब में किया था। और आप देखिए जो मंथली पेंशन की बात हुई थी 1500, वो भी नहीं मिला। कब मिलेगा पता नहीं। यहां तक कि भारत जोड़ो यात्रा में जब राहुल गांधी निकले तो महिलाओं ने सवाल पूछा पैसे कब देंगे, लेकिन वहां जाकर फिर से बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। अब आगे बढ़िए, किच्छा सुदीप का समर्थन। किच्छा सुदीप कर्नाटक के बड़े कलाकार हैं, और मतलब इतने बड़े कलाकार कि हर किसी की इच्छा हो सकती है कि मेरे साथ हो जाए। तो भाजपा को कामयाबी मिली, क्योंकि भाजपा को वो देख रहे हैं कि ये अच्छी पार्टी है, इनसे अच्छे संबंध हैं और ये लोगों का ध्यान रखती है ये पार्टी। तो किच्छा सुदीप ने भाजपा को समर्थन करने का ऐलान कर दिया। और याद रखिए पूरा का पूरा विपक्ष, कांग्रेस हो या जेडीएस, दोनों हमलावर हो गए। और हमलावर इस हद तक हुए दोस्तों कि फिल्में बैन करने की मांग करने लगे, फिल्म न दिखाया जाए, इसी तक पहुंच गए चुनाव आयोग तक। चुनाव आयोग ने मना कर दिया कि भाई ये क्या बात हुई यार, फिल्म और इसका क्या लेना देना, और ये तो चुनाव भी नहीं लड़ रहे हैं। लेकिन आगे बढ़िए, ये जो प्रकाश राज हैं, जो मोदी जी के खिलाफ, पीएम के खिलाफ एजेंडा चलाते हैं, जानते हैं क्या कह रहे हैं? मैं बहुत शॉक्ड हूं, हैरान हूं। तो किच्छा सुदीप कर्नाटक के चुनाव में एक बहुत बड़ा मुद्दा है, आप ये भी देख लीजिए। और आगे बढ़िए, कांग्रेस जेडीएस का धोखा। क्यों कहा ये मैंने? 2018 के चुनाव को याद कीजिए। राहुल गांधी क्या बोलते थे आपको पता है? जेडीएस की आलोचना करते हुए जेडीएस में एस का मतलब क्या बताते थे पता है? ये सेक्युलर नहीं, संघ परिवार है। एस का मतलब राहुल गांधी कहते थे। इसके अलावा बीजेपी की बी टीम बताते थे, और जो आलोचना कांग्रेस जेडीएस का करती थी वही आलोचना जेडीएस वाले कांग्रेस का करते थे। आप देखिए
देवगौड़ा बोलते थे सिद्धारमैया सरकार सबसे भ्रष्ट, फिर एचडी कुमारस्वामी भी कांग्रेस पर हमला करते थे। आप ये रिपोर्ट देखिए, लेकिन नतीजे के बाद क्या हुआ? जैसे ही नतीजा आया, ये दोनों जो आपस में एक दूसरे को निशाना साधते थे, एक दूसरे की आलोचना करते थे, वो दोनों मिल गए सिर्फ इसलिए कि भाजपा को सत्ता ना मिल जाए। कितनी सत्ता लोलुपता है वो समझने का प्रयास कीजिए। और एक बड़ा मुद्दा मैं और आपके सामने रखता हूं दोस्तों, विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की हार। विधानसभा चुनाव से पहले ही भाजपा ने कांग्रेस को करारा झटका दे दिया। और कहां दिया? जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके गृह जिले कलबुर्गी में। और इसे आप विधानसभा चुनाव का साइड इफेक्ट्स भी कह सकते हैं। आप देखिए, कल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के गृह जिले कलबुर्गी में मेयर और डिप्टी मेयर पद का चुनाव हुआ और इन दोनों चुनाव में भाजपा ने बड़ी जीत हासिल की। महापौर के चुनाव में आप देखिए, विशाल दर्गी ने कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश कपनूर को 1 वोट से हरा दिया, जबकि विशाल दर्गी को 33 वोट मिले, जबकि प्रकाश कपनूर को 32। वहीं डिप्टी मेयर के चुनाव में शिवानंद पिस्ती ने कांग्रेस की उम्मीदवार विजय लक्ष्मी को हराकर उपमहापौर के पद पर कब्जा जमाया। अब इसके बाद आइए दोस्तों, ये तो परिस्थितियां हैं, ये तो मुद्दे हैं। अब आप तमाम चीजों को देखिए, आकलन कीजिए और अब आप समझिए कि इस प्रकार के चुनाव में जब मोदी जी उतरते हैं तो क्या होता है। आप तमाम राज्यों के चुनाव का आकलन कीजिए, परिस्थितियां एकदम विपरीत थी, लेकिन मोदी जी ने आते ही आखिरी ओवर में इतने छक्के जड़े कि सब कुछ बदल गया। तो कर्नाटक के चुनाव का जब आकलन कर रहे हैं, देख रहे हैं और लोगों को करते हुए देख रहे हैं, तो इन मुद्दों को याद रखिए। और मैं आप सबसे ये निवेदन भी करता हूं दोस्तों कि इस वीडियो को कर्नाटक से जुड़े हुए लोगों तक पहुंचाइए, उन्हें दिखाइए, क्योंकि जो पुराने मुद्दे हैं वो लोग भूल जाते हैं। वो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मोह माया में फंस जाते हैं, लोभ लालच में फंस जाते हैं। उन्हें लगता है कि राज्य के चुनाव में तो जी कुछ तो फायदा मिलेगा और मिलना चाहिए, चलिए मान लिया मिल जाएगा। लेकिन क्या कांग्रेस ने अपने पूर्व राज्यों में दिया जहां वो चुनाव जीते? आप जाकर राजस्थान में देखिए, आप जाकर छत्तीसगढ़ में देखिए, आप जाकर हिमाचल प्रदेश में देखिए, तब आपको हकीकत का अंदाजा होगा। तो कुल मिलाकर दोस्तों, मैंने ये कोशिश की कि कर्नाटक चुनाव से जुड़े हुए तमाम मुद्दों को आपके सामने प्रस्तुत किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।